हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट अपकमिंग रिक्रूटमेंट आरओ, एआरओ और सीए वैकेंसीज़ की कि कब तक आ सकता है विज्ञापन 2024 का। क्या 2024 में विज्ञापन आ जाएगा या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करने वाले हैं इंग्लिश सिलेबस को लेकर। आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी और कंप्यूटर सहायक, ये जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इंग्लिश भी आती है। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में डर लगता है, यानी उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक होगी तो उनको लगता है मुझे ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए, या वो ये डिसीज़न नहीं ले पाते कि मैं फॉर्म भरूं या ना भरूं। तो आज आपको इसमें कंप्लीट जानकारी दी जाएगी इंग्लिश सब्जेक्ट यानी इंग्लिश सिलेबस को लेकर कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो एग्ज़ाम होते हैं समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी और कंप्यूटर सहायक के, तो कितने नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलते हैं और उनका लेवल क्या होता है एग्ज़ाम का, ताकि आप खुद से समझ पाएँ कि अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके विषय में बात करेंगे। साथ ही बात करने वाले हैं यूपी पीएससी आरओ एआरओ और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ के जो सिलेबस होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। क्या ऐसे अभ्यर्थी जो कि यूपी पीएससी आरओ एआरओ के जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं या वो उसी का सिर्फ फॉर्म भरते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश में डर लगता है, इंग्लिश उनका बैकग्राउंड नहीं रहा है, या तो फिर ऐसा है कि वो केवल ऐसी तैयारियां करते हैं जिसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती, जैसे पीसीएस जो अभ्यर्थी देते हैं, या तो लोक सेवा आयोग की तरफ से जो आपके आरओ के आते हैं उसके देते हैं, या बीईओ का एग्ज़ाम देते हैं, या तो आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कोई भी। तो आप देखते होंगे यहाँ पर इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता। आपको इंग्लिश बहुत नहीं आ रही है फिर भी आप आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि यूपी पीएससी आरओ एआरओ में फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्या उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, उनके लिए कितना बेनिफिट साबित हो सकता है, इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे हम। अगर आप भी इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आगे आने वाले जो फॉर्म है आप भी इसमें अप्लाई करेंगे तो आपके लिए वीडियो यूज़फुल है। अन्यथा अगर आप इससे जुड़े नहीं हैं और आप इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल बिल्कुल नहीं है। तो आप अपना टाइम इस पर ना वेस्ट करें, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको करते रहें। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से एग्ज़ाम होते हैं, कैसा क्या चीज़ होता है। कुल मिला के इंग्लिश सिलेबस को आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है, वो डिसीज़न आपका होगा। सबसे पहले भर्ती विज्ञापन के विषय में बता दूं कि कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछा करते हैं कि भर्ती विज्ञापन इस वर्ष आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आएगा तो कब तक आएगा। तो देखिए, भर्ती तो आनी तय है कि भर्ती आएगा, क्योंकि 2021 के बाद से कोई भर्ती विज्ञापन नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो भर्ती आपकी होगी और आएगा, इसी 2024 के अंदर ही आएगी वैकेंसी आपकी। कुछ कारणों से डिले हो रहा है, लेकिन मान के चलिए। और मैंने ये भी बताया कि जो इसमें तैयारी करना चाहता है वो ये ना सोचे भर्ती विज्ञापन देख लें, पहले मैं अपनी आंखों से देख तो लूँ, आ जाए फिर पढ़ेंगे। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत गलत है, फिर आप पास ही नहीं कर पाएंगे, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जो फैक्ट है, रियलिटी है, वही आपको बताया जा रहा है। तो ये जान लीजिए कि भर्ती विज्ञापन आएगा। अगर अक्टूबर में आ गया तो दिसंबर लास्ट तक एग्ज़ाम हो सकता है, नवंबर में आया तो जनवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। और एनटीए की तरफ से अभी तक एनटीए भी देखिए जूझ रहा था हर चीज़ से, उस पर करप्शन की चीज़ें लगी हुई थी, नीट एग्ज़ाम को लेके सब कुछ। अब फिलहाल सब ठीक ठाक चल रहा है। और अगर ऐसा भी आपको लगता है कि एनटीए को टेंडर नहीं मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया ऐसा कुछ। तो एनटीए को टेंडर मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो एग्ज़ाम एनटीए भी करा सकता है, कोई अदर एजेंसी भी करा सकती है। फिलहाल कोई भी कराए, आपको तो एग्ज़ाम अच्छे से देने से मतलब है। तो आप लोग ये जान लीजिएगा कि भर्ती विज्ञापन आपको इसी वर्ष 2024 में ही देखने को मिलेगा। और इसमें इसकी पूरी प्रक्रिया में फॉर्म आने से अंतिम परिणाम तक में मात्र 6 माह का समय लगता है, इससे ज़्यादा तो नहीं लगता। रिकॉर्ड रहा है इसका। जो अभ्यर्थी इसको परीक्षा को देते हैं या जो आपके रिलेटिव होंगे जो जानते होंगे इसके विषय में, आपको बता सकते हैं कि ये चीज़ है, वाकई ऐसा ही होता है। कोई बहुत कारण ना आया ऐसा कुछ तो ही डिले होगा, नहीं तो इनके 5 से 6 महीने में कोई भी भर्ती हो, चाहे ग्रुप सी डी की भी क्यों ना आए, वो भी 6 महीने के अंदर पूरा ज्वाइनिंग तक हो जाती है। तो इसलिए ये बेनिफिट होता है इस भर्ती में, जो है फॉर्म अप्लाई करने में इंतज़ार नहीं करना होता कि हम आंसर की के लिए 4 महीने इंतज़ार करें, फिर धरना प्रदर्शन करें, तब जाके आपका जो है रिज़ल्ट आएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। और एक
कॉमन पॉइंट है, जैसे कि अब अभ्यर्थी जो सुन रहे होंगे या तो वो हमेशा यही कहेंगे कि नहीं यहाँ पर तो करप्शन है हर जगह, तो हर जगह है, हर डिपार्टमेंट में है, यहाँ पर भी अगर है तो बड़ी बात नहीं है। हो सकता है जो अभी आए उसमें भी कुछ मात्रा में हो, लेकिन आप ऐसा तो है नहीं कि फॉर्म भरना छोड़ देंगे, फॉर्म तो भरेंगे ही आप। तो आप अपनी मेहनत करिए, सिलेबस को थोड़ा सा अच्छे से रीड करिए, क्या कि सिलेबस क्या है, डिमांड क्या है उस एग्ज़ाम की, उस स्तर से पढ़ाई शुरू कर दें आप सभी लोग। बाकी चैनल के माध्यम से जो भी सपोर्ट हो सकेगा आपको मिलेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी सब कुछ टेलीग्राम और जो है व्हाट्सअप चैनल पे भी सेंड कर दिया जाएगा। आइए जब समझ लेते हैं अब इसके सिलेबस के विषय में। मैंने आपको बता दिया भर्ती विज्ञापन के बारे में। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंग्लिश देखिए, 2021 से पहले जब भी एग्ज़ाम होता था आरओ एआरओ का, जब भी हुआ है 2014 से लेके आप जब भी देख सकते हैं, सब में क्या होता था, इंग्लिश का वेटेज 50 नंबर का होता था। 50 प्रश्न इंग्लिश के आया करते थे जब ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता था। पहली बार ऐसा हुआ कि 2021 में जो है आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे। इसके पहले जो है ऑफलाइन ही मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे, क्योंकि आप इसके 2021 के पहले का जो भी पेपर चाहेंगे आसानी से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, मिल जाएगा। 2021 वाला थोड़ा दिक्कत इसलिए हो जाता है क्योंकि रिस्पॉन्स सीट मिली थी उसी अभ्यर्थी को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो उनके पास होता है। कुछ हैं ऐप्स जहाँ पर आपको मिलता है, लेकिन आप आसानी से ले भी सकते हैं, इसको मिल जाएगा आपको, तो परेशान ना हो। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट जब लेते हैं तो सब कुछ आपको उसमें इंक्लूडेड रहता है, मिल जाएगा आसानी से। तो जब 2021 में जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ तो ये क्वेश्चन जो 50 आता था इसको पहुँचा दिया इन्होंने 12 पर। 10 से 12 प्रश्न ही केवल आए जो है आपके एग्ज़ाम में। तो ये जान लीजिए कि अगर आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे जो पैटर्न पिछली बार का रहा है तो 50 नंबर का नहीं आएगा इंग्लिश, केवल कितने नंबर का आएगा, मैक्सिमम बता रही हूँ 12 नंबर। 10 नंबर भी हो सकता है, 12 से ज़्यादा नहीं होगा अगर ऑनलाइन फॉर्मेट में जैसा 2021 में रहा था इनका एनटीए का तौर तरीका एग्ज़ाम लेने का, अगर वैसा रहा तो इतना ही आपको आएगा। ठीक है, तो जो लोग इंग्लिश से डर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं देना चाहिए, इंग्लिश आएगी छोड़ो क्या पढ़ना, तो ऐसा ना करें। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत टफ इंग्लिश आती है, अभी पैटर्न दिखाती हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि इतना कठिन नहीं है जितना आपने बना रखा है इसको। और पूरे सिलेबस की बात करें तो इसके विषय में पहले भी चैनल पे चीज़ें बताई जा चुकी हैं, आपको बुक भी सजेस्ट किया गया है क्या पढ़ना है क्या नहीं। घटना चक्र बेस्ड होती है इसके लिए, आपको जीके जीएस के लिए। बात कर लेते हैं टोटल क्वेश्चन होते कितने हैं। 200 क्वेश्चन टोटल आते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो कि आपका थ्योरी सेक्शन होता है, और 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होती है। 50 नंबर में केवल इंग्लिश टाइपिंग होती है। 20 मिनट का टाइम मिलता है आपको। 30 वर्ड पर मिनट 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। यही ऐसा एक एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश की स्पीड 25 वर्ड पर मिनट मांगता है। नहीं, हर एक एग्ज़ाम में कम से कम इंग्लिश की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट ही डिमांड होती है और हिंदी की होती है 25। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में केवल इंग्लिश टाइपिंग आपको देनी होती है, वो भी कितना, 25 वर्ड पर मिनट। 20 मिनट की टाइपिंग होती है। सेम डे पर टाइपिंग हुई थी पिछली बार, यानी जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 2021 में। उसके पहले तक क्या होता था, उसके पहले होता था कि पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता था, रिज़ल्ट आता था उसका, उसके बाद जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होता था। ठीक है, लेकिन अब पैटर्न थोड़ा बदल दिया गया है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। ऐसा क्यों है समझ लीजिएगा। जैसे अगर इंग्लिश की बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, ठीक है, और वो बाकी जैसे मान लो एसएससी सीजीएल या यूपी के किसी डिपार्टमेंट के लिए जो भी वो तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएल सब में, तो उनका जीके जीएस लेवल जो है यूपीपीएससी आरओ एआरओ के जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट है उनसे बेहतर नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसा होता है। तो जिनकी इंग्लिश और मैथ अच्छे होते हैं तो वो अधिकतर देखेंगे एसएससी सीजीएल या सीपीयू एसआई या तो आपके पुलिस डिपार्टमेंट के जो फॉर्म होते हैं उस टाइप में होते हैं अभ्यर्थी। और बाकी अगर आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम देते हैं तो आपके जो है जीके जीएस बहुत अच्छे होते हैं, ये मैं मान के चल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ही ऐसी होती है। जीके जीएस बेहतर होता है, हिंदी भी बहुत अच्छी होती है। तो जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होता है इसमें लगभग हर एक सिलेबस आ जाता है। क्या क्या आता है, हिस्ट्री में तीनों आपकी आ जाती है। ठीक है, मतलब आपके मॉडर्न आती है, मिडुअल आती है और एंशिएंट हिस्ट्री तीनों आएगी। उसके बाद आपकी क्या आती है, जियोग्राफी आती है, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी दोनों होती है। इकोनॉमिक्स होता है और इन्वायरमेंट होता है। उसके बाद आपकी क्या आती है, करंट अफेयर आ जाता है। उसके बाद होता है यूपी जीके, और यूपी जीके के साथ साथ यूपी करंट भी आ जाता है, इसमें शामिल होता है।
उसके बाद क्या होगा, हिंदी होता है, कंप्यूटर होता है इसमें, और आपके जो है जनरल साइंस होते हैं। जनरल साइंस में तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या आता है, रीजनिंग और मैथ। मैथ में बहुत टफ नहीं आता, मैथ में भी आपके जो है आप ये समझ लीजिएगा अर्थमेटिक ही आते हैं उसमें चीज़ें, और रीजनिंग आती है। तो ये सभी सब्जेक्ट आपको पूछे जाते हैं, और ये जितने सब्जेक्ट का मैंने नाम लिया ये सब कुछ आपके यूपीपीएससी आरओ में भी पूछा जाता है। क्या नहीं पूछा जाता, तो इंग्लिश नहीं पूछा जाता, इंग्लिश ही इसमें एक ज़्यादा ऐड है। और इंग्लिश में भी मैंने बता दिया कि पहले 50 क्वेश्चन आते थे, यानी 150 नंबर में बाकी सब्जेक्ट सिमट जाते थे, और 50 नंबर अकेला इंग्लिश ले जाता था। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी होती थी, 50 नंबर तो सीधा यहाँ से रखा रहता था उनका, तो उनकी थोड़ी पॉसिबिलिटी अच्छी हो जाती थी, नंबर अच्छा ले लेते थे। पर अब ऐसा नहीं है। अब बता दिया मैंने कि जैसे 12, अगर हम पूरे सिलेबस की बात कर लें, जैसे 200 नंबर है, अगर आप इंग्लिश की वजह से केवल फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तब मैं समझा दूँ आपको कि मान लीजिए अगर आपने भरा भी, मान लीजिए 185, कम से कम 185 आपके पाले में है, बचा 15 नंबर। 15 नंबर में से भी 2-3 नंबर आप ही का है, वैसे 12 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 15 नंबर अगर आप छोड़ भी देते हैं, छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि उसको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ेंगे। 15 नंबर जो अभ्यर्थी इतना मेहनती है कि वो एक 185 के जो क्वेश्चंस हैं जीके जीएस के लेवल को अच्छे से क्रैक कर सकता है, तो फिर 15 नंबर की इंग्लिश तो आप पढ़ ही सकते हैं। अगर डेली आधे घंटे या 20 मिनट भी अगर आप निकालेंगे तो इंग्लिश आसानी से कम 15 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, बाई चांस 15 आए या 12 आए, आराम से आप कम से कम 8 से 9 प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, मतलब एक एवरेज कैंडिडेट की बात बता रही हूँ, और जो इंग्लिश भाई अच्छी है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए हिंदी भी आनी है आपकी, सब कुछ आना है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो छूट रहा है, हर कुछ आता है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप इससे डरे नहीं, मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ें। अब फ़र्क क्या है टाइपिंग को लेकर। अब रही बात टाइपिंग की, तो हाँ इसमें आपको इंग्लिश में टाइपिंग देनी पड़ती है। ठीक है, और तो इसमें लेकिन आरओ एग्ज़ाम में टाइपिंग नहीं होती है, एआरओ में केवल टाइपिंग होती है यूपीपीएससी में। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ, एआरओ और सीए यानी कंप्यूटर असिस्टेंट, तीनों में आपको टाइपिंग होती है। तीनों का सिलेबस भी सेम होता है, केवल लेवल का अंतर होता है। जब एग्ज़ाम होते हैं, लगातार एग्ज़ाम होते हैं, एक कैंडिडेट तीनों फॉर्म अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम एक एक दिन के अंतर पे, या कहिए कभी कभी सेम डे पर ही होता है, लेकिन आपको घबराना नहीं होता। ऐसा सेंटर आपको दिया जाएगा कि आप एग्ज़ाम दे लेंगे। अगर फर्स्ट मीटिंग पहला है तो दूसरी मीटिंग दूसरा, आपका वही सेंटर मिल जाता है, तो आप तीनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ों का अंतर होता है। सिलेबस मैंने बता दिया कि क्या होता है सिलेबस में, अगर आप चाहें तो जिस चीज़ से आप डर रहे हैं वो काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे भी बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे मिले जो कि अक्सर कहते हैं कि मैम मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो मैं क्या करूँ, फॉर्म डालूँ या ना डालूँ या कुछ। तो मैंने बता ही दिया कि क्या वेटेज है और क्या आप कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर 200 नंबर का पेपर आता है तो 180 ही आपके लिए है। 180 ही प्रश्न बहुत अच्छे से अच्छा स्टूडेंट करेगा, और एक एवरेज स्टूडेंट कितनी पे जाएगा, 165 170 तक सिमट जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत अच्छे स्टूडेंट की बात करें। और बचा ये 20 नंबर, तो देखिए 20 नंबर में क्या होता है, गेस होता है सभी का, क्योंकि ये इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है एग्ज़ाम में इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन यूपीपीएससी में होती है। इसमें नहीं होने के कारण ही मेरिट ज़्यादा जाती है। तो 20 क्वेश्चन तो वैसे भी एक होता है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे कि चाहे जितना भी क्यों ना कोशिश कर ले पढ़ने की, वो ऐसा होगा कि मैंने जैसे पहली बार देखा हो। ठीक, तो उनको हर एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन तो ऐसे आ ही जाते हैं। तो बाकी 180 है, तो अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश में मेहनत करेंगे तो बेहतर ढंग से आप प्रदर्शन अपना दे सकते हैं एग्ज़ाम में। आइए अब आपको दिखाते हैं पेपर का लेवल क्या रहता है इंग्लिश का। इंग्लिश बहुत बेसिक आती है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होनी चाहिए, और आपको इंग्लिश का लगभग सब कुछ उसमें पूछ लिया जाता है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए पूरा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जो है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इसमें क्या है, आपको एक इंट्रो पता होना चाहिए, बहुत डीपली अगर नॉलेज नहीं है तो भी चलता है। ट्रांसलेशन क्या मतलब पता होना चाहिए, सबके रूल्स पता होने चाहिए, एक्टिव पैसिव पता होना चाहिए। और इसमें वोकैब सेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, वो 1 वर्ड्स आते हैं आपके, और इडियम फ्रेजेस आते हैं, और सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आती हैं, और सेंटेंस अरेंजमेंट आता है। इस तरीके के क्वेश्चन, सोचिए मैंने जितनी टॉपिक गिना दी आपको, अगर 12 प्रश्न निकालना है तो बहुत कम ही टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे टॉपिक 50 नंबर में भी पूछे जाते थे। और इंग्लिश के लिए भी देख लीजिए पेपर का पैटर्न क्या रहता था। स्क्रीन पर आप देखते चलेंगे, जो मैं अभी आपको पेपर दिखा रही हूँ ये इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी 2019 का पेपर है।
जो है 10/1/2020 में। अधिकतर इनकी परीक्षाएं आप देखेंगे जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसी में लगभग होती हैं परीक्षाएं, तो उस समय का ये पेपर है। मैं केवल आपको इंग्लिश का सेक्शन दिखाना चाहूँगी कि उस समय 50 क्वेश्चन जब आते थे तो क्या लेवल रहता था। तो जो 50 क्वेश्चन उस समय पूछे जाते थे उसी में से बस 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो लेवल आपका वही है, पढ़ना वही सब है जितने टॉपिक के मैंने आपको नाम बताए हैं। ठीक है, तो आइए देखिए इंग्लिश सेक्शन को आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ से आप इंग्लिश का सेक्शन देखिएगा, मैंने डायरेक्ट इंग्लिश वाले पेज पर ही ले आए हैं। देखिएगा जैसे आपको दिया गया है वो है कि चूज़ फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द बेस्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉर, जो है कंडेम ने दिया हुआ है, इसका आपको जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है बताना था कि कौन सा क्या होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। कॉन्विक्ट होता है फिलहाल, ये पार्डन होगा यहाँ पे देख लीजिए, ये सब कुछ आपको मेंशन लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से आपके आते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे दिया हुआ है, और आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको अरेंज करना हुआ है या करेक्ट ऑप्शन बताने को, इस तरीके से क्वेश्चन आते थे। या तो देखेंगे फिर आपको अगला दिया हुआ सिनोनिम्स बताइए, फिर फिलिंग इन द ब्लैंक्स की तरह से भी प्रश्न आ जाते हैं। ये देखते चलेंगे आप, केवल मैं पैटर्न दिखा रही हूँ आपको कि किस तरीके से होता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है पूरा सेंटेंस दे देंगे, पूछेंगे बताइए अंडरलाइन करके कि बताइए कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा जो वर्ड दिया गया है। ठीक है, अपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स। अगर हम वैकेब सेक्शन की बात करें तो वैकेब से भी अगर आप देखेंगे कुल मिला के कम से कम अगर 12 क्वेश्चन अभी के हिसाब से 12 आ रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 नंबर का वेटेज वोकैब सेक्शन का हो जाता है। और वोकैब भी रिपीटेड आता है, ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी जो नए वर्ड हैं उनसे ले लिया जाए। मैक्सिमम चीज़ें आप देखेंगे जो है रिपीटेड होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इडियम पूछा गया है, ठीक, यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये जो है पैसिव वॉइस आपको पूछा गया, मैंने बताया ना, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और जो है इडियम, फ्रेज, और उसके बाद आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, प्रीपोजिशन से काफ़ी जो है फिलिंग इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं होता कि मतलब मेन आप कह सकते हैं प्योर ग्रामर एक होता है ना, आप जब इंटरमीडिएट लेवल में जो ग्रामर पढ़ते हैं, हाई स्कूल में ग्रामर पढ़ते हैं, उस तरह की चीज़ें आती हैं। और स्पेलिंग एरर भी आता है, स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करने को आएगा इस तरीके से। तो कुछ ऐसे वर्ड हमारे हैं जो कि बहुत रिपीट होते हैं, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में आया करते हैं, जो घटना चक्र में होते हैं, उसको अगर आपने कर लिया है अच्छे से तो आपका हो जाता है। वैसे तो आप पढ़ना चाहे, आपको लोग सजेस्ट करेंगे कि नहीं नीतू मैम की जो पैरामाउंट है उसको पढ़िए अच्छे से, और अलग अलग बुक। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर जो भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि घटना चक्र एसएससी का भी आता है, अगर उतना भी पढ़ लिया तो ठीक है आपके लिए, मतलब आपका काम हो जाएगा। अगर 12 नंबर का आ रहा है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, 12 में 12 नहीं भी कर पा रहे हैं, तो कम से कम 12 में से 8 कर लेंगे। और चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो गेस करेंगे तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन के सही आंसर आपको और मिल जाए। बाकी आपके अगर जो सेक्शन अच्छे हैं उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सामने आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है फिलिंग इन द ब्लैंक्स की तरह से ऑप्शन यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का ज़्यादा जो है फिलिंग इन द ब्लैंक्स जितने भी आते हैं आप देखेंगे प्रीपोजिशन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे देखा था हमने अभी कि वहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग पूछा था, यहाँ पर भी वही चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 50 आते थे पहले। अब का दिखाती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। मैंने कुछ क्वेश्चन जो है आपके लिए बनाए हैं। बनाने का मतलब यही है कि जो रिस्पॉन्स शीट आती है उससे ले लिए हैं ताकि आप उसको देख सकें। स्क्रीन पे देखिएगा, ये 2021 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, इट हम्बल पाई एडियम दिया हुआ था और आपको ये ऑप्शन दिए गए थे, आपको बताना था। तो ये सभी जो है ना, ये सभी रिपीटेड होते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्स शीट मिली हुई थी उस हिसाब से है ये, इसलिए आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देख ले सकते हैं ये सिनोनिम्स पूछा गया था। फिर उसके बाद बात करते हैं, तो उसके बाद आपका जो है, जैसे देखिए ये सेंटेंस पूरा दे दिया गया है, यहाँ पे वेल पे अंडरलाइन किया गया, पूछा गया है ये जो है ये है क्या, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, इंटरजेक्शन है। ये जो मैंने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बोले उसको पता होना चाहिए। बाकी वो होता है, नाउन हम पहचानते कैसे हैं ये पता हो, प्रोनाउन को पहचानेंगे कैसे, एडजेक्टिव आ गया तो पहचानते कैसे हैं, ये सब मतलब बेसिक नॉलेज हो। जैसे अगर आप एसएससी या सीजीएल लेवल का जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको एक एक रूल और सब कुछ पता होना चाहिए। इसमें क्या है, आपको डेफिनेशन से क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी सेम टू सेम डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा आ जाता है इंग्लिश का पैटर्न। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके सेंटेंस करेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं कि किस पार्ट में गलती है, इस तरीके से आपको पूछा जाता है।
ठीक है। रीअरेंजमेंट करने को आते हैं क्वेश्चन, मतलब 1 2 3 फॉर्म में, जैसे ये हिंदी वाले में भी आते हैं आपको कि सेंटेंस ऊपर नीचे रहेंगे, आपको करेक्ट करना होगा कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। ठीक है, तो इसी तरीके से चीज़ें आपको दी जाती हैं। तो ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं ये 2021 का है, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था तब, और पहले का क्या था बता ही दिया है आपको। कुल मिला के आपको इसमें यही समझाना था या बताना था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो इंग्लिश का सिलेबस होता है किस तरीके से होता है, किस तरीके का पैटर्न होता है कि आपको फॉर्म भरना है नहीं भरना है, अब आपका डिसीजन होगा। जो अभ्यर्थी इस चीज़ से परेशान थे और वो कह रहे थे कि मैम मैं तो यूपीपीएससी आरओ का करता हूँ तो उसको ना करूँ या नहीं, तो ये चीज़ बता दिया। हाँ, क्वालिफिकेशन के लिए आपको मस्ट होता है ग्रेजुएशन के साथ, तीनों के लिए बता दूं कि अगर आपने आरओ या सॉरी ऑफिस कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। CCC न हो तो कर लीजिएगा, कई बार बताया है। फॉर्म अगर आपको भरना है तो CCC मस्ट है इसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें अनिवार्य हो जाती हैं। बाकी चीज़ें सिलेबस क्या है, इंग्लिश में कैसे चीज़ें आती हैं, ये मैंने आपको बताया। अब चैनल के माध्यम से आपको क्या चीज़ें होंगी, देखिए आपको जितना हो सकेगा हर चीज़ का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपका पूरा सिलेबस मैं बता दूँगी या मैं पढ़ा दूँगी, क्योंकि इतना वक्त भी नहीं है मेरे पास कि पूरा मैं एक एक चीज़ बता पाऊँ। लेकिन मेन चीज़ें जब भी टाइम मिला करेगा आपको मिलती रहेंगी। इंग्लिश के लिए भी आपको जो वोकैब सेक्शन है जो रिपीटेड होते हैं, मैं खुद आपको जैसे डेली 10 बना के दे दिया या 15-15 क्वेश्चन डेली दे रही हूँ, मतलब रिवीजन के तौर पे, तो उसको पढ़ते चलिएगा और जो मेरे द्वारा दिया जाएगा वो आया हुआ ही प्रश्न होगा। ठीक है, अपने स्तर से तो आपको पढ़ना ही है। बाकी अगर आपको किसी गाइडेंस यानी किसी बुक के समझ में ना आए कि कौन सी किताब से पढ़ना है, क्या मैंने पहले भी बताया है, ज़रूरत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, उसके लिए मैं आपको अलग से बता दूंगी। बाकी देखिए मेहनत आपको ही करनी है, कोई कोचिंग कोई चैनल कोई किसी का सिलेक्शन नहीं करा था, मेहनत खुद कैंडिडेट की होती है। ठीक है, पढ़ने को तो हज़ारों पढ़े हुए हैं, अभी भी आप देखिएगा यूट्यूब पे पूरा है, गूगल पे सब कुछ है। बस आपको ये है कि एकदम सटीक वे में जाइए और मतलब कम से कम चीज़ों से ही अच्छे से अच्छा काम करिए। यानी जो नोट्स हों आपके पास कुछ हो ऐसे हों जो कि उसमें फालतू की चीज़ें ना हो कि मतलब पढ़ते जा रहे हैं रोज़ बहुत पढ़ रहे हैं, वो किसी काम का नहीं है। कम पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए, ऐसा होना चाहिए चीज़ें। ठीक है, बाकी चैनल से जो भी सपोर्ट हो सकेगा आपको मिलता रहेगा। और आपको इस विज्ञापन से संबंधित मतलब इस भर्ती से संबंधित कोई और डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद।